बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स P एंड Q, इन पर एरो लगा दीजिए, एरो लगाना रह गया, आर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। मैग्नीट्यूड क्या है P और Q के? 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। ड्रॉ अ लेबल्ड वेक्टर डायग्राम शोइंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ P प्लस Q एंड P माइनस Q। यानी हमें यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, वेक्टर P एंड Q म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो ये हमने यहाँ पर किया, सबसे पहले वेक्टर बना लिया P और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 5 यूनिट। तो ये हमने यहाँ पर एक वेक्टर बनाया और ये है 5 यूनिट, इसको लिख दिया P वेक्टर, इट इज P वेक्टर। और इसके हेड से हमने वेक्टर Q के टेल को कनेक्ट कर दिया और इसका मैग्नीट्यूड हमने लिया 7 यूनिट। तो कॉपी पर जब तुम बनाओगे तो 5 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ करोगे और उसको लिखोगे P वेक्टर और इसके हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को कनेक्ट करते हुए एक और लाइन ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और ये हो जाएगा हमारा Q वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 7, यानी मॉड Q। ये मॉड Q की वैल्यू है और ये Q वेक्टर है और ये हमारा दिया हुआ है मॉड P की वैल्यू। मॉड्यूलस ऑफ P का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट इज दिस। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये रिजल्टेंट हो गया हमारा, ओके। ये हमारा आ जाएगा R वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। तो इसका हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा हमारा R इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, क्योंकि cos 90 की वैल्यू तो 0 होगी और अगर cos 90 की वैल्यू 0 हुई तो इसका मतलब ये आगे का पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अगर हम इसके ऊपर कोई वेक्टर नहीं लगाते तो इसका मतलब ये इसके मैग्नीट्यूड है, ओके। अब ये क्या होगा, P स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 25 प्लस 49 ऐड करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 74। इसका अंडर रूट तुम लोग निकाल लेना, अप्रोक्सीमेटली 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अंडर रूट चाहो तो हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 74, 8 8 से 64, कितना आएगा 10। अब यहां पर 8 प्लस 8 यानी 16 और यहां पर हमने पॉइंट लगा के 2 जीरोस बढ़ा लिए, ओके। ये अब हम किससे मल्टीप्लाई करें इसको, यहां पर 16 8 जा 16 5 जा 80 और 16 6 जा 6 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली चला जाएगा, मैंने यही बोला होगा शायद। तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली कितना, 8.6, ओके, यूनिट जो भी है, ठीक है। अब हम यहां पर निकालेंगे इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किससे होगी, 5 यूनिट वेक्टर से, यानी P से डायरेक्शन होगी इसकी अल्फा। तो ये होगा हमारा नेक्स्ट, क्या बन जाएगा ये, 10 अल्फा इज इक्वल्स टू B साइन थीटा, यानी Q की वैल्यू अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये होगा 7 साइन 90 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 7 cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है और sin 90 की वैल्यू 1, तो 7/5 और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है इसलिए 10 इनवर्स 7/5। अब हमें करना है यहां पर P माइनस Q। अगर हमें P माइनस Q करना है तो हम क्या करेंगे, केवल Q की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, है ना। हमने बताया था अगर हमें एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें क्या करना होता है, जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस Q वेक्टर है तो माइनस Q वेक्टर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में,
ये हमने इसको माइनस क्यू वेक्टर लिख दिया। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये क्यू वेक्टर हो गया नेगेटिव क्यू, और ये हमारा रिजल्टेंट हो गया R1। R1 की वैल्यू, R1 का मैग्नीट्यूड तो यही आएगा बच्चों, क्योंकि थीटा क्या है, यहां पर भी 90 डिग्री है। ठीक है, थीटा क्या है 90 डिग्री। तो इसका मतलब अब अगर यहां पर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या होगा, R की वैल्यू सेम आएगी। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, मॉड R1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ये कितना 8.6 यूनिट। अब इसकी डायरेक्शन, ये अल्फा अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको नेगेटिव ले लीजिए, क्योंकि माइनस क्यू वेक्टर की वैल्यू -7 जब हम इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स -7/5। ठीक है, ये हमारे ये हमारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ लिखते जाइए, मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग, लिखिए, अ कार इज मूविंग in north direction with speed 30 मीटर पर सेकेंड। 30 का तो पहले किया था हमने, 20 ले लेते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ट्रांसवर्सिंग 1/4 पाथ it moves in direction east. Find the change in velocity। मतलब ये है, एक कार है जो मूव कर रही है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। इट इज नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये कितने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और उसके बाद 1/4 पाथ इसने कवर किया और ये ईस्ट की डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये हमारा वेक्टर हो गया v1, जिसकी डायरेक्शन वेलोसिटी है कितनी, नॉर्थ डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड, और ये वेक्टर हो गया हमारा v2 जो ईस्ट में इसकी डायरेक्शन हो गई। मैग्नीट्यूड तो कितना है, वही 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्टर v2। हमको बताना है यहां पर, फिर से ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी एक करा चुका हूं। तो यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v इक्वल्स टू v2 माइनस v1। ओके, इसका मतलब हमें v1 की डायरेक्शन चेंज करनी होगी। ये v1 है तो नेगेटिव v1 ये हो गया माइनस v1। समझ में आ गया। एक कार है, मैं फिगर बना देता हूं। यहां पर एक कार है और ये कार मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ पर, और इसकी डायरेक्शन है किसी टाइम पर एट एनी इंस्टेंट इट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। आफ्टर ट्रांसवर्सिंग 1/4 पाथ इट मूव्स इन ईस्ट डायरेक्शन विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। तो v2 माइनस v1, तो पहले हम किसको बनाएंगे, v2 को। तो हमने v2 बना लिया, ये v2 हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया v2, और v1 नेगेटिव v1 ये रहा। इसके हेड से v1 के टेल को कनेक्ट कर दिया, इसको भी इक्वल बना लेते हैं, दोनों इक्वल है ना मैग्नीट्यूड में। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव v1। रिजल्टेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, तो ये होगा हमारा डेल्टा v। डेल्टा v इक्वल्स टू कितना आएगा, मैग्नीट्यूड। डेल्टा v इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। वाई, क्योंकि 90 डिग्री पर है और कॉन्स्ट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, यहाँ मैग्नीट्यूड है बेटा, ये यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाएंगे, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इसका मतलब हुआ यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी इसकी कितनी आएगी, अंडर रूट के अंदर
20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो रूट से बाहर निकलेगा 20, अंडर रूट के अंदर 1 + 1 यानी √2, यानी 20 इंटू 1.414, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहां पर आ जाएगा 14 × 28, ये आ जाएगा 28.28 मीटर पर सेकेंड। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, मैंने कहा था ना वेक्टर के दो पार्ट होते हैं, एक मैग्नीट्यूड एंड एक डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या है इसकी बताया था मैंने, ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ये एंगल 90 का है, ये दोनों भी एंगल इक्वल हैं और इनका सम भी 90 है, तो इसका मतलब ये भी 45 और ये भी 45, तो इसका मतलब ये एंगल यहां पर कितना आएगा 45 डिग्री। किस डायरेक्शन में है ये, साउथ से ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे एट डायरेक्शन, यहां लिख देते हैं डायरेक्शन क्या है, इट इज एट 45 डिग्री फ्रॉम V2 से कितना 45 एंगल पर, यहां से ले लेते हैं, ये किस डायरेक्शन में है, ईस्ट से साउथ की डायरेक्शन में, फ्रॉम ईस्ट टू साउथ, ठीक है, एट 45 डिग्री, फिर से लिख दो एट 45 डिग्री। ओके, ये हमारी क्या आ गई डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब हम बात करते हैं बच्चों एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन है इज द रिजल्टेंट द मैग्नीट्यूड of resultant vectors is also equal to the magnitude of two vectors in equal magnitude. If yes, find the angle at which they are acting and draw the diagram. And draw the vector diagram. ओके, इसका मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास दो इक्वल वेक्टर है, सॉरी इक्वल नहीं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। क्या रिजल्टेंट भी इक्वल मैग्नीट्यूड का आ जाएगा? अगर आ जाएगा तो किस एंगल पर आएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहा, हमसे ये बोल रहा है कि मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, यानी दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी सेम है, आर, मॉड आर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो किस एंगल पर लग रहे हैं ये दोनों, हमें एंगल फाइंड करना है। हमें फॉर्मूला मालूम है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसके मैग्नीट्यूड को एक्स ले लेते हैं क्योंकि इजी रहेगा। आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर, 2a की वैल्यू एक्स इंटू कॉस थीटा, यही तो हमें निकालना है।
ये एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, इस वाले एक्स स्क्वायर को भी इधर ले आओ, 2x² इधर आएगा तो नेगेटिव x² रह जाएगा इधर, इक्वल्स टू 2x² cos थीटा, x² कैंसिल हो गया तो cos थीटा इक्वल्स टू -1/2, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों 120 डिग्री। याद कर लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू, क्वेश्चन तो है ही इंपॉर्टेंट। ये cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, बहुत बार यूज होती है। cos 180 की वैल्यू -1, cos 90 की वैल्यू 0 डिग्री। ओके, अब हमें यहाँ पर ये बताना है, इसका लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हमने कहा वेक्टर ए कुछ होगा मैग्नीट्यूड, एंगल क्या है 120, तो इस डायरेक्शन से 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया, जिसकी लेंथ बिल्कुल इसी के इक्वल होनी चाहिए। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी और ये एंगल 120, तो जो रिजल्टेंट है वो हो गया हमारा ये, और इसकी वैल्यू है आर, इसकी वैल्यू भी, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब सही है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है उनका रिजल्टेंट भी उसी मैग्नीट्यूड के बराबर आ सकता है अगर वो 120 डिग्री एंगल पर एक्ट कर रहे हों। ओके, अब हम बात करेंगे बच्चों वेक्टर एडिशन मोर देन 2 वेक्टर्स, यानी 2 से ज्यादा अगर वेक्टर हैं, मोर देन 2 वेक्टर्स हैं, तो हम उनको किस तरीके से ऐड करेंगे। तो क्या है वेक्टर एडिशन, मोर देन 2 वेक्टर्स। ओके, तो यहां पर हमने क्या किया, 2 से ज्यादा वेक्टर लेने हमें, तो हमने क्या किया, पहले एक वेक्टर ले लिया, ये मान लीजिए ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये वेक्टर है ए, और दूसरा वेक्टर है मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में कितने एंगल बनाते हुए 90 डिग्री पर, ये है हमारा सेकंड वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड हमें अपने साइड से ऐसे ही ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ एडिशन करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो केवल यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं क्योंकि ये तुम्हारे यूज में नहीं आएगा, सिलेबस में हमारे केवल 2 वेक्टर का सम करना ही आएगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा वेक्टर बी, और वेक्टर सी मान लीजिए ये है इस बी वेक्टर से 120 डिग्री एंगल बनाते हुए, यानी यहां से ये हमारा वेक्टर ये है ऊपर की डायरेक्शन में, और यहां से 120 डिग्री एंगल बनाते हुए ये है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये वेक्टर क्या है सी वेक्टर, और डी वेक्टर मान लीजिए किधर है वेस्ट में, ये है वेस्ट में, ये डी वेक्टर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेड टेल मेथड यूज करेंगे, 120 लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब हमने यहां पर क्या किया, पहले वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया, ये हमने ए बना लिया, ये वेक्टर ए है। ओके, वेक्टर बी के टेल को ए के हेड से कनेक्ट कर दिया। मैग्नीट्यूड अगर हमें मालूम होगा तो हम उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, अभी हमें नहीं मालूम है तो हमने जितना ये दिया है उतना बना लिया। ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, और यहां से इस वेक्टर से 120 डिग्री एंगल बनाते हुए, यानी ये वेक्टर हो गया हमारा सी वेक्टर। ये सी का मैग्नीट्यूड लिख दिया, जितना भी मैग्नीट्यूड होगा थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा मैंने ज्यादा बड़ा बना लिया है ये। ओके, और डी वेक्टर किस डायरेक्शन में है बच्चों, ये है वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये हो गया हमारा डी वेक्टर। ये डी वेक्टर, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। रिजल्टेंट क्या होगा, ये बीच में परेशान करेगा बच्चों, इसको ऊपर लिख लेता हूं। यहां से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ऐड कर दीजिए, ये रिजल्टेंट हो गया हमारा। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ठीक है। ये हो गया हमारा वेक्टर एडिशन मोर देन
2 वेक्टर्स। ये हमारे सिलेबस में है नहीं, वैसे हम इसको भी ऐड कर सकते हैं, इनका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं, इसका एक अलग मेथड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कहां पर, इसी चैप्टर में। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लिकेशन नहीं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ये एक कोई वेक्टर है, अभी मैं कुछ बिना कुछ बताए सीधे सीधे तुम्हें पहले इसका डायग्राम बना रहा हूं। इसको, ये वेक्टर ए है, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर लग रहा है। ठीक है, ये वेक्टर है और ये थीटा एंगल पर लग रहा है। मान लीजिए ये फोर्स है, वेक्टर ए क्या है, फोर्स है। अगर हम किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं और हम ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट गेन करना चाहते हैं, तो हम फोर्स कैसे लगाएंगे, हम फोर्स लगाएंगे जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए ये है एक बॉडी और ये है एक प्लेन सरफेस, और इस प्लेन सरफेस पर मुझे इसको आगे की तरफ खींचना है, तो मैं फोर्स लगाऊंगा ऐसे। ये मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो इसका मतलब जितना भी फोर्स लगाऊंगा उस फोर्स से ये आगे की तरफ खिसकने लगेगी। लेकिन अगर मान लो मैं यहां पर फोर्स ऐसे ना लगा के ऐसे, मैं बैठा हूं छत पे और छत पे मैंने रस्सी पकड़ी हुई है, किसी बिल्डिंग की छत पे खड़ा हुआ हूं, वहां पर मैंने रस्सी पकड़ ली है और ये एक कैरेज है, इसमें पहिए भी लगे हैं, क्योंकि पूरा भारी तो आगे खिसकेगा भी नहीं, फिर फ्रिक्शन भी आ जाएगा इसमें। अभी हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे। ठीक है, यहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं और ये फोर्स है थीटा एंगल पर। अब ये लगा रहे हैं तो इसे हटा देते हैं। ठीक है, अब क्या ये हम फोर्स यहां लगा रहे हैं, तो जितना हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये पूरा फोर्स इधर ही लगेगा? नहीं, यहां क्या होगा, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, ये फोर्स रिजॉल्व हो जाएगा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक ले जाएगा इसको आगे की तरफ, एक ले जाएगा इसको ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ तो जाएगा नहीं क्योंकि भारी ज्यादा है, भारी ज्यादा है तो ऊपर वाला फोर्स कैंसिल हो जाएगा। अगर हम किसी 2 बॉडीज के ऊपर, 2 लोगों के बीच में अगर धक्का मुक्की चल रही है, तो जो भारी वाला होता है ना, वही तो पीछे खिसका देता है। अब यहाँ पर भारी वाला कौन है, नीचे की तरफ ग्रेविटी से जो खींच रही है वो ज्यादा फोर्स लगा रही है। हमारा फोर्स ऊपर की तरफ कम होगा तो ऊपर तो उठेगा नहीं, लेकिन आगे खिसकने लगेगा ये। और इस फोर्स से आगे की तरफ जो फोर्स लग रहा है, यानी इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी किसी वेक्टर के 2 पार्ट्स करना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यहां पर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं वेक्टर को रिजॉल्व। तो ये हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई वेक्टर है तो उसको 2 पार्ट्स में कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये वेक्टर ए है, थीटा एंगल पर लगा, ये मैंने पहले ही बना दिया था। यहां पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका मतलब ये इसका पार्ट हो गया ए का एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस है बच्चों, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इस वेक्टर ए का एक पार्ट बन गया और वो बोला मैंने क्या है, ए एक्स। ये भी वेक्टर है, ठीक है। ये इस वेक्टर का एक पार्ट इधर आ गया ए एक्स, और दूसरा पार्ट हो गया इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा ए वाई। इसका मतलब इस ए वेक्टर के 2 पार्ट्स हो गए, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया वेक्टर। तो इसका मतलब एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने लिया कंपोनेंट ए एक्स और वर्टिकल डायरेक्शन में हमने कंपोनेंट क्या लिया, ए वाई, ठीक है। तो देखिए
हमने यहां पर कहा ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q और ये पॉइंट क्या है R। ठीक है, अब हमने यहां पर कहा इन ट्राइंगल OPR ये एंगल है थीटा यानी 90, थीटा की नहीं सॉरी थीटा तो ये है, ये क्या है 90। इसका मतलब ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू होती है क्या, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये ए वाई है तो इसका मतलब ये भी ए वाई से रिप्लेस कर देते हैं इसको, ये अगर ए एक्स है तो इसको ए एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें तो इसी ट्राइंगल में लेना है। तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर कौन पी आर अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन ओ आर। पी आर की वैल्यू ए वाई, ओ आर की वैल्यू मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बच्चों, साइन थीटा में वेक्टरों का कोई काम नहीं है, ये मैंने लगा दिए हैं मैग्नीट्यूड ए वाई अपॉन नीचे कितना आ जाएगा हमारा ए, इसका मतलब ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। यहां पर वेक्टर ले लेते हैं क्योंकि ये तो कंपोनेंट है और इसकी एक डायरेक्शन है पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, साइन थीटा में जरूरत नहीं है मैग्नीट्यूड इसकी वेक्टर उसकी डायरेक्शन की। ओके, अब हम लेते हैं कॉस थीटा, तो ये हमारा हो गया एक कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी वर्टिकल जो तुम फोर्स लगाओगे उस फोर्स का वर्टिकल डायरेक्शन में इतना पार्ट एक्ट होगा, और यहां पर हमने लिया कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया ओपी, हाइपोटेन्यूज हो गया ओ आर, ओपी की वैल्यू ए एक्स और इसकी वैल्यू ओ आर की वैल्यू ए। इसका मतलब ए एक्स इक्वल्स टू होगा ए कॉस थीटा। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहां से बड़ी नई नई चीजें आएंगी बच्चों, अब कुछ और चीजों की भी एंट्री हो जाएगी यहीं पर। ओके, देखते हैं क्या क्या एंट्री होती है। तो ए एक्स और ए वाई दो कंपोनेंट हो गए। अगर हम इनको, इसे आपने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर डाल दिया 2, तो इसका मतलब इक्वेशन यहां पर सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड स्क्वायर क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर यानी ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यहां से मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 रख दी और इसको एलएचएस में लिख लिया, उधर इसको ले गए पलट के, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इसका मतलब ए इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये आया है मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स कंपोनेंट, यानी जो उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपोनेंट हैं उनके स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है मैग्नीट्यूड। समझ में आया? ओके, एक चीज और निकालते हैं फिर उसके बाद में कहानी आगे नई शुरू करेंगे। देखिए यहां पर हम बात करते हैं इसे इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, तो हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए एक्स, ए से ए कैंसिल कर दीजिए, टेन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, ए वाई अपॉन ए एक्स। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, मैंने कहा था ना जब वैल्यू नहीं मालूम होती तो टेन इनवर्स में लिख देते हैं, ये भी आगे बहुत काम में आएगा। ठीक है, ये है हमारा
रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यहां से हमारे पास एक नई चीज आई है बच्चों, और वो है ये, और ये इसी की मैं बता रहा था कि अब हम यहाँ पर कुछ नई चीजें भी पढ़ेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो इंक्लूड करते हैं, ठीक है। क्या इंक्लूड करते हैं? बहुत सारी चीजें, देखते हैं क्या इंक्लूड करते हैं, ठीक है। मैं कह रहा था जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझा रहा था तब मेरे दिमाग में आ रहा था एक बात, पर बोल नहीं रहा था, अब बोल देता हूं। जैसे कोई लड़का होता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद में वो भी तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक अपनी मम्मी की तरफ और एक अपनी वाइफ की तरफ। उसका भी रिजोल्यूशन हो जाता है शादी के बाद में। चलिए मजाक था ये, ठीक है। ए इक्वल्स टू कितना? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक नया तरीका, मैं पहले बता चुका हूं इसको, मैंने बोला भी था कि इसको हम आगे पढ़ेंगे। हमने कहा था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, तो यहां पर हम दोबारा से बात करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका और उसका मैग्नीट्यूड। तो यहां पर ये है हमारा एक्स एक्सिस, इसको मैंने ले लिया यहां पर वाई एक्सिस, और इसको मैंने ले लिया जेड एक्सिस, ठीक है। ओके, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे। जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है के। यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 मॉड आई इक्वल्स टू मॉड जे इक्वल्स टू मॉड के इक्वल्स टू 1। ओके, यस। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए एक्स, ए वाई, ए जेड, ऐसे। चलो ठीक है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। ओके, तो वेक्टर ए, यानी ये हो गया हमारा वेक्टर ए। इस वेक्टर ए को क्या बोलोगे? वेक्टर ए इक्वल्स टू होगा हमारा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ये हमारा हो गया किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका, ठीक है। ओके, ये किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का नया तरीका। मैंने अभी ये तुम लोगों को मैं बताता हूं कि यहां पर जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4, 12। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 3 यूनिट, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में 4 यूनिट और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में 12 यूनिट। अब इसको हम वेक्टर कैसे बोलेंगे? इसको वेक्टर ऐसे बोलेंगे 3i प्लस 4j प्लस 12k, और इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूं, इसको कोई नाम दे दिया मैंने p, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ p इक्वल्स टू क्या होगा? OA। ओके, सॉरी OP, नॉट OA, OP। और OP की वैल्यू क्या है? ये रही, ये है OP वेक्टर। ए वेक्टर को मैंने क्या लिखा है? OP वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, यानी AXI प्लस AYJ प्लस AZK, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड, अब देखो यहां पर ये केवल 2 डायरेक्शन में था। कितने डायरेक्शन में था? 2 डायरेक्शन में। इसलिए इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अगर मैं ऐसा वेक्टर लेता हूं जिसमें 3 डायरेक्शन है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ a इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। समझ में आया? ये है मैग्नीट्यूड इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में अगर हमें कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये पोजीशन वेक्टर की ही बात करते हैं।
और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं। पोजीशन वेक्टर मैंने अभी बताया था क्या होता है, किसी भी वेक्टर को उसके ओरिजिन से ज्वाइन करने पर जो हमें वेक्टर मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो हम यहां पर बात करते हैं अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा ये देखते हैं। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। इसको मैंने दिया पॉइंट ए, इसको पॉइंट दिया बी। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x1 y1 z1। बहुत किया था हमने 10th क्लास में केवल दो दो पॉइंट्स को लेकर। और ये पॉइंट है हमारा x2 y2 z2। ठीक है, तो मुझे बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा। ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए कहां जा रहा है, इट इज ओ ए, इट इज ओ ए। ओ ए इज इक्वल्स टू कितना होगा, यहां पर होगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सॉरी ओ बी, ओ बी लो जी, ओ बी हो गया। ये तो ओ बना ही नहीं इतनी देर से। ओ बी, ओ बी हमारा ये हो गया, कितना आएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k। क्लियर, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब मैंने क्या किया, इस वेक्टर को इससे कनेक्ट कर दिया, ये हो गया ए बी वेक्टर। कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ओ ए बी रिजल्टेंट ओ बी, हेड टेल मेथड, ट्राइंगल मेथड, दोनों में से कोई भी यूज कर लो। ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ओ बी बाई ट्राइंगल मेथड। तो इसका मतलब ए बी, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ए बी इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी की वैल्यू ये हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ए बी वेक्टर निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अगर मुझे निकालना है पी क्यू वेक्टर तो क्या बोलूंगा, इट इज ओ क्यू माइनस ओ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का तरीका।